Eres tu voto para दूध पर खोलना पड़ेगा, दूध पर साफ धोना पड़ेगा, दूध पर किसी को खा कर भी नहीं होगा। दूध पर में अगर अंदर गाएगा तो आ जाएगा। इसमें मना की थी दादी, तब भी क्यों दे दी? तो हेलो 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 माय चीफ, मामा ही बोली। क्या करना है आज आप लोग को? आप लोग उम्मीद रखिएगा कि 1 तारीख से हम कोचिंग देंगे, ठीक है? हम तो सब चीज रखे हुए हैं, उम्मीद के साथ है। उम्मीद रख। अरे सब कोचिंग खोल दिया था, हम लोग भी खोल देंगे इंशाल्लाह। तो भाई हम तो बहुत चीज रखे हुए हैं, उम्मीद के आपका जैसा कि लो माइक चेक। 1 तारीख से कोचिंग 1 तारीख से खुलेगा। पक्का सर? टाइमिंग वही रहेगा सर। क्लास कितना होगा सर? 2 होगा, 2 ठो। क्या करना है? थ्योरी आगे बढ़ाना है, डिस्कशन करना है? डिस्कशन। सर आपका कट गया है सर। सर आपका कट गया है सर, तो उधर से कट गया है कुछ। सर आपका कट गया है उधर से। आएगा आएगा। इसका कट गया है। चलो सॉलिड स्टेट निकालो आप लोग। चलिए आज पूरा कर लेते हैं, बहुत दिन से अटका हुआ है। इधर गैसेस निकाल लिए हैं सर।
बाथरूम में जाके निकालो गैस अपना। माइक ऑन रहने पर सब एक दूसरे को गाना सुनाते होगा, और क्या करेगा। कुछ लोग बढ़िया बढ़िया गवैया होंगे तो गाना सुनाते होंगे। वन एंड मोर, ये तो हमारे पहला क्वेश्चन सिलेबस में ही नहीं है। वन एंड मोर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है। दूसरा क्वेश्चन बना वन एंड मोर देन वन करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन आपसे बना। दूसरा क्वेश्चन बेटा, सेकंड क्वेश्चन वन एंड मोर, मैं समझता हूं ये बन गया होगा। हाँ मुझे लग रहा है। फर्स्ट पूछना नहीं है बेटा, फर्स्ट आउट ऑफ सिलेबस है। अब ये लोग तो दे देते हैं, हम लोग उसके पीछे लगे नहीं ना रहेंगे, ठीक है ना बेटा। वो सिलेबस में ही नहीं है, टंगस्टन का हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो सिमेट्री तो मैं आपको बता ही रहा हूं कि हाँ बेटा सुनो, सिमेट्री हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आने ही वाला है। मैं ये सारा चीज आपको करवाऊंगा, ठीक है। वहां का थ्योरी का पार्ट है ये, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सब आ जाएगा। ये उसी का पार्ट है। कहिएगा तो हम इसी का एग्जाम्पल भी वहां पर ले लेंगे। खाली याद दिला दीजिएगा। क्वेश्चन 4, ये तो बन ही गया होगा। एससीसी का मतलब सिंपल क्यूबिक, बन गया होगा ना। क्वेश्चन 4 मल्टीपल करेक्ट। एंड क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 हाँ मैं पढ़ाया हूं उसके हिसाब से मुझे लगते रहता है कि बन गया होगा। 3 कुमुद वर्मा बेटा, अभी मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन में सिमेट्री पढ़ाएंगे ना, उस समय बन जाएगा आपसे। मैं इन्हीं सबको एग्जाम्पल ले लूंगा। कुमुद थ्योरी का पार्ट है बेटा, वहां आ जाएगा, जल्दी आने वाला है, आज से कल तक में ये सब आ जाएगा। 4 5 इधर हो गया होगा, ये सब तो डायरेक्ट है एकदम। अब आ जाइए आगे, कॉम्प्रहेंशन का क्वेश्चन 1, ये तो बना ही लिए होंगे आप, मुझे पता है। कॉम्प्रहेंशन का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 ये भी आप कर लिए होंगे। 3 भी कर लिए होंगे आप, नहीं 3 नहीं किए होंगे आप, 3 आप नहीं किए होंगे। एंड 4 फर्स्ट, ठीक है मैं बता रहा हूं।
चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से आपको पूछा गया, ये क्वेश्चन में से बहुत अच्छा कहिए। स्पाइनल इन एन is an important class of oxides consisting of two types of metal ions with the oxide ions arranged in CCP। देखो बेटा, इसमें ऑक्साइड आयन आपको CCP अरेंजमेंट में दिया है। CCP का मतलब होता है FCC। CCP का मतलब क्या होता है? FCC अरेंजमेंट। हाँ, AgBr दोनों शो करता है। शाकिब, O2 माइनस आपको CCP और FCC में। The normal spinal has 1/8 of the tetrahedral void। 1/8 of the tetrahedral void ये कोई एक मेटल एटम से ऑक्युपाइड हो रहा है एंड 1/2 of the octahedral void occupied by another type of metal। Such a spinal is formed by ऑक्साइड आयन। तो क्लियर हो गया, इन दोनों में से कोई एक अल्युमिनियम 3+ है और कोई एक Zn2+ है, लेकिन कौन क्या है ये नहीं पता है। द न्यूट्रलिटी, बेटा थोड़ा सा मैथ लगा दिए होते, ज्यादा नहीं। आलू सब्जी आटा प्याज तो खरीदते हो, थोड़ा सा अगर मैथमेटिक्स लगा दिए होते। देखो CCP अरेंजमेंट में है तो यानी कि इसके 4 होंगे और 4 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -8 हो जाएगा। ठीक है, अब या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों केस ले लीजिए। अगर ये है, अगर ये है तो क्या लिखेंगे? ठीक है, देखो यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है? 1/8 का ये 4 है तो ये 8 होता है। ठीक है, यानी कि 1, कोई दिक्कत? और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होता है? 4, यानी कि 2। ठीक है, अब अगर ये है तो एक आयन होना चाहिए तो +3 हो जाए और 2 ये होना चाहिए तो 2 दूनी 4। तो ये तो हुआ नहीं, ये तो +7 रह गया, न्यूट्रल तो होगा नहीं। अब उल्टा करिए, ये अगर ये है तो एक बार ये ले लीजिए और इसको 2 बार ले लीजिए तो 2 3 6, यही है ये। यानी कि फार्मूला इसका हो जाएगा, एल्यूमिनियम कितनी बार? 2 बार, और जिंक कितनी बार? 1 बार, और ऑक्सीजन कितनी बार? 4 बार। यही इसका फॉर्मूला होगा। अब एक एक क्वेश्चन का जवाब यहां से मिलेगा। द फॉर्मूला ऑफ द स्पाइनल इज Zn(Al2O4) हो गया। टाइप्स ऑफ होल ऑक्युपाइड बाय Zn2+, तो Zn2+ कहां गया? तो Zn2+ हमारा आ गया इस केस में, और ये यहां हो गया, तो Zn2+ टेट्राहेड्रल वॉइड में गया।
ठीक है। इफ ऑल दी स्पेसिस टचेज ईच अदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारी नहीं बहुत है लेकिन अच्छा है। इफ ऑल दी स्पेसिस टच ईच अदर, सब एक दूसरे को टच करता है, यानी टी भी में रखा गया तो ओ भी में रखा गया तो, इफ ऑल दी स्पेसिस टच ईच अदर द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड इन द यूनिट सेल क्या होगा? देखो बेटा, इसका जवाब ये होगा, इसका जवाब ये होगा कि जब सब एक दूसरे को टच करता है, ठीक है, जब सब एक दूसरे को टच करता है, ये खुद किसमें है? ऑक्साइड आयन सीसीपी अरेंजमेंट में। सीसीपी अरेंजमेंट का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, याद है किसी को? सीसीपी अरेंजमेंट का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, किसी को याद है? 74%। वेरी गुड। तो 74% तो खाली ये हो गया बेटा, लेकिन उसमें इसको और इसको भी तो रहना है, तो उसी यूनिट सेल में ये भी है और ये भी है, तो पैकिंग फ्रैक्शन तो हमेशा ग्रेटर देन होगा 74%। होगा कि नहीं होगा? और इसीलिए इसका आंसर कौन होना चाहिए? नन ऑफ दीज होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 74% तो खाली ऑक्साइड आयन ले लेगा, और इसी यूनिट सेल में एल्युमिनियम है, जिंक है, तो और ज्यादा जगह ना घेरेगा, तो 74% से भी ज्यादा होगा, तो इसमें डी आंसर होना चाहिए था। क्वेश्चन 4, इफ ऑक्साइड आयन इज रिप्लेस्ड बाय X83-, देख लेते हैं। ऑक्साइड आयन को रिप्लेस कर दिए X8/3 से। X8/3 से रिप्लेस कर दी। द नंबर ऑफ अनाइनिंग वैकेंसी पर यूनिट सेल क्या होगा? एकदम कर लेंगे। देखो बेटा, अब हम लोग को देख लेना है कि कटायन का चार्ज कितना है। सॉरी, कटायन का चार्ज हमारे हाथ केस में 8 है कि नहीं? और इतना करने के लिए X का कितना आयन लेना होगा? 8 है कटायन का चार्ज, तो अनायन का -8 चार्ज होना चाहिए। -8 चार्ज करने के लिए अगर X 8-3 है, जिसका -8/3 चार्ज है, अगर इसका 3 आयन ले ले, 3 आयन, तो -8 चार्ज मिल जाना चाहिए। यानी कि इस 4 पोजीशन में से 3 पोजीशन पर अगर एक आयन रख दे तो मेरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हो जाएगा। तो चौथा एक पोजीशन जो बच गया, ये क्या हो जाएगा बेटा? वैकेंट हो जाएगा। चौथा ये पोजीशन क्या हो जाएगा आपको? वैकेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको? वैकेंट हो जाएगा। चौथा पोजीशन क्या हो जाएगा? वैकेंट हो जाएगा। मैं सिस्टम को रीस्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आंसर इसका ए होना चाहिए था। देखिए ए दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी का एक बी पार्ट है, ये तो बन गया आपको। मैं सिस्टम को रीस्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। सिस्टम सवेरे से ऑन था, इसलिए हो सकता है लैग कर रहा हूं। आप लोग फिर से ज्वाइन करिएगा, ठीक है। देखो प्रियांशु, ऑक्साइड आयन कितने थे? 4 थे। उनके टोटल चार्ज कितने थे? -8 थे।
अब ऑक्साइड आयन को x⁻⁻8/3 से रिप्लेस किया गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कटायन का चार्ज +8 है, तो अनायन उतने नंबर में होने चाहिए ताकि उसका भी चार्ज -8 हो। तो -8 करने के लिए x इसका कितना लेना होगा, तो -8/3 × 3 किए तो -8 आ गया। यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ऐसे ऐसे 3 अनायन लेने होंगे। तो हमारे पास 4 जगह थे, में से 3 जगह हमने भर दिए, तो खाली कितने रह गए प्रियांशु? खाली कितने रह जाएंगे? एक, इसलिए 1 हो जाएगा। निशा, आपका क्वेश्चन का जवाब मैं शुरू में ही दे दिया हूं। निशा भारती, आपका क्वेश्चन का जवाब मैं शुरू में ही दे चुका हूं। ध्यान से आप नहीं देखे, रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। मैं सिस्टम, अच्छा आवाज और लोग को भी लैग करके जा रहा है, आवाज और लोगों को भी लैग करके जा रहा है नहीं, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन हो गया 5 का जवाब मैं दे चुका हूं, 5 का जवाब शुरू में ही निकल चुका था। अब आ जाइए असर्शन एंड रीजन में। स्टेटमेंट 1, असर्शन एंड रीजन में स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, यस, ये जो फॉरबिडन जोन है, इसको मैं आपको डायग्राम से कुछ दिखाना चाहूंगा, और अगर यहां डायग्राम में नहीं रहा है एनसीईआरटी में, तो फिर फिजिक्स वाले सर आपको पढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। देखिए एनसीईआरटी में ये डायग्राम को देखिए, पढ़िए ये क्या लिखा हुआ है। फॉरबिडन जोन लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं, ठीक है। फॉरबिडन जोन लिखा हुआ है, तो उस क्वेश्चन को कहा गया है कि इन मेटल्स विड्थ ऑफ फॉरबिडन जोन इज 0। तो ये तो सही बात है, मेटल में फॉरबिडन जोन नहीं होता है। इन सेमीकंडक्टर विड्थ ऑफ फॉरबिडन जोन इज वेरी लो। ये देखिए गैपिंग, देखिए उजला वाला ऊपर में जो है और आसमानी वाले के बीच का गैप मेटल में देखिए कितना है, नॉन मेटल में देखिए कितना है, और सेमीकंडक्टर में देखिए कितना है। ये तो सही बात है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, as soon as potential difference is applied, the electron jumps to conduction band from the valence band and conduct electric current। ये भी सही बात है। both the statements are correct बेटा। both the statements are correct, but this statement 2 is not the correct explanation of statement 1। ठीक है, इसीलिए इसका बी हो। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3, का स्टेटमेंट 2, इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने होंगे। एनसीईआरटी आपको एक न एक दिन पढ़ना ही होगा।
देखिए एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं। लिखा हुआ है, इन सोडियम क्लोराइड देयर आर अप्रोक्सीमेटली 10 raised to the power 6 Scotty pairs per centimeter square per centimeter cube at room temperature। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है देयर आर अप्रोक्सीमेटली 10 power 6 Scotty pairs per cent। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, प्रियांशु, प्रियांशु वो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बेटा, आपको एक बार पढ़ना होगा। स्टेटमेंट 4 एंड स्टेटमेंट 5। स्टेटमेंट 4 क्वेश्चन 4, ये सब तो रट रटाई का काम है। ये सब फैक्ट है बेटा, ये सब रट लेना होगा। थोड़ा सा यहाँ दिया है एनसीईआरटी के पेज नंबर 6 में, जब टेबल उलटने जाओगे तो थोड़ा सा ये सब दिया है। ठीक है, बाकी तो रटना है, फैक्ट है, रटना है। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5, ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन 1, अब ये सब क्या है? 2, 3 तो चंदन सर पढ़ाएंगे। 4, ये सही बात है, ये स्टेटमेंट में पढ़ाता हूं, इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, मैं पढ़ाता हूं इस स्टेटमेंट को। ठीक है, वुडजाइट कई जगह दिया रहता है बेटा, मैं नहीं पढ़ाता हूं, सिलेबस में नहीं। ठीक है, किताबों में दिए रहते हैं लेकिन अभी किसी एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ाता हूं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैं सॉलिड स्टेट में पढ़ाता हूं। ठीक है, लेकिन आप लोग में स्किप हुआ है। होता क्या है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसका पैकिंग फ्रैक्शन कम होता है, जब उसको हम प्रेस करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में चेंज हो जाता है। ठीक है, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 8 वाला कोई चीज है तो उसको मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं और फिर से उसको जमाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में वो कन्वर्ट हो जाता है। ये फैक्ट है। क्वेश्चन 5, सॉलिड्स कंटेनिंग एफ सेंटर्स आर डायमैग्नेटिक। ये गलत है। एफ सेंटर क्या होता है? फार्म सेंटर, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। वो इलेक्ट्रॉन अपने जगह पर अकेला होता है और अकेले इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम? पैरामैग्नेटिक कहते हैं। इसलिए 5वां स्टेटमेंट गलत है।
क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, फोर, 5, क्वेश्चन 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहा हूं क्या करना है। क्वेश्चन 4 में दिया है आपको कि हेक्सागन में क्या होता है, 6 एटम ऊपर होते हैं और 6 एटम नीचे होते हैं। उसके बाद ऊपर और नीचे में सेंटर पर एक एटम होते हैं जिसका आधा आधा कंट्रीब्यूशन होता है, और दोनों लेयर्स के बीच में 3 एटम सैंडविच्ड होते हैं, जो कि क्वेश्चन के इमीडिएटली ऊपर रफ करके दिखाया हुआ भी, और मैंने भी आपको करके दिखाया था। अब आपको कहा है कि इफ इन प्लेस ऑफ एबव HCP, मैंने ऊपर जो दिया गया है उसके बजाय कि 4 गो बॉडी सेंटर एटम रखा जाए बीच में, तो 4 गो बॉडी सेंटर्ड एटम रखा जाए बीच में मिडिल लेयर में, तो 4 गुने 1 हो जाएगा, एंड 4 एटम्स above the middle layer and 4 atoms below the middle layer. What will be the coordination number? New close packed arrangement. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। हेलो, ऑफिस वाले नंबर पर पूछिए, मेरे नंबर पर मत पूछिए। तो 4 एटम above the middle level and 4 एटम below the middle level,
What will the coordination number of new closed packed arrangement? और दिया है बॉडी सेंटर्ड और दिया है क्लोज पैकिंग है। चार आइटम रखना है वो तो ठीक है, लेकिन वो चार आइटम को कैसे रखना है ये डिटेल में कौन बताएगा? इसमें एक चीज कम दिया है कि पैकिंग स्क्वायर क्लोज है कि हेक्सागोनल क्लोज है, ये इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। स्क्वायर क्लोज पैक है कि हेक्सागोनल क्लोज पैक है ये नहीं दिया है, केवल ये कहा है कि चार बॉडी एटम है, 4 body centered atoms are arranged in the middle layer। कैसे आदमी सोचे? इनको डायग्राम देना चाहिए था।
इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया जा सकता है जब तक कि डायग्राम नहीं दिया जाएगा या ये नहीं लिखा रहेगा कि कौन सा है। मान लेते हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाला है, ये है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाला में भी 4 एटम को कैसे रखा जाए। मान लीजिए कि हम ऐसे उसको सजाएंगे कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में तो ऐसे ही रखा जाता है एटम तिरछा करके। तो अगले लेयर का जो एटम होगा वो ऐसे रखा जाएगा फिर। 1 2 3 तो संभव ही नहीं है। इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया जाना ज्यादा अच्छा है। कुछ भी हम कर ले वो ज्यादा उचित नहीं मुझे लगा, ठीक है। ड्रॉप किया जाना चाहिए, इनको इसका डायग्राम देना चाहिए, ठीक है। एक किताब से लिया हुआ है, अब कुछ भी वो लोग मनगढ़ंत दे दे तो हम उसके पीछे हम लोग लटके हुए नहीं ना रहेंगे। इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया जाए। क्वेश्चन 5 जबकि बनाया जा सकता है और 6 भी बनाया जा सकता है। तो 5 तो मैथमेटिक्स का है, ये तो आप कर लिए होंगे। क्वेश्चन 5 देखा जाए। इफ एंगल्स Q डैश QP Q डैश QP be changed to 150 degree, then what will be the contribution of atom at this position per unit? देखो बेटा 150 डिग्री करिएगा, ठीक है। 150 डिग्री करिए और उसको 360 डिग्री से भागा करिए और कितना आया? इसमें फिर एक और फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा 1/2 से। तो 5 बार में 3 बार में 3 बार में 5, 3 बार में 12, 5/24। कोई ऐसा है क्या? देखिए तो कोई नहीं है, एक है। कितना दिए हैं ये लोग आंसर इसका? देखिए तो पांचवा का डी। ये इस तरह से है बेटा कि जैसे ये एटम है, अब ये एटम है और इस यूनिट सेल में 150 डिग्री ले रहे हैं। तो पहला चीज तो इसमें ये देखना होगा कि कोई कॉर्नर पर जो रखा गया एटम होता है उसका हेमीस्फेरिकल पार्ट इसके ऊपर होता है और हेमीस्फेरिकल पार्ट इसके नीचे होता है। तो यूनिट सेल में जो कुछ भी आएगा उसका डाउनवर्ड वाला हेमीस्फेरिकल पार्ट आएगा, इसलिए 1/2 कर दी। अब जो हेमीस्फेरिकल पार्ट बचा उसका 150 डिग्री यूनिट सेल के अंदर में, आउट ऑफ हाउ मच? 360। 150/360। आर्या जुनैद, हो गया? प्रियांशु समझ में आया बेटा? प्रियांशु बेटा ठीक है। अजीब टाइप का भारी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अब हिंट दीजिएगा तब ना बनेगा। हिंट दीजिएगा तब बनेगा। हिंट मतलब क्वेश्चन तो कंप्लीट करिए।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 बनेगा? चलिए 6 देखा जाए। है कुछ मुश्किल क्वेश्चन रहते ही। If only the angles of position, if only angles of position P, P dash, K, K dash is changed from 120 to 60 degree. P, P dash, K, K dash. ठीक है? And the angle of positions Q, Q dash, R, R dash, M, M dash, L dash is changed from 120 to 150 degree. Then what will be the effect in the density of the crystal? ये तो बना सकते हैं हम लोग। देखो बेटा, काम यही करना है फिर से। पहले क्या था? पहले था आपको P डैश, ध्यान से सीखिएगा, Q डैश, नहीं सॉरी, P डैश, K डैश प्लस Q डैश, R डैश, M डैश एंड L डैश। सभी एटम का कंट्रीब्यूशन कितना था? 1/6 into 12 कितना हो गया था? 2 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 था और सबका 1/6 कंट्रीब्यूशन। 12 into 1/6 कितना होता है? 2। पहले ये था। अब हमको बदलाव किया गया है। अब हमको कहा है कि इनको मतलब 4 को क्या कर देना है? 4 को हमें 60 डिग्री कर देना है, यानी 60/360 इंटू 1/2। हेमी स्फीयर को काउंट करते हैं इसमें। और बाकी 2 तो 4 तो 6 तो 8 जो बचे हैं उसको कर देना है 120 के बजाय कितना कर देना है बेटा? उसको 100 भाग्य क्वेश्चन 150 कर देना। तो 150/360 इंटू 100 निकालिए तो कितना आता है? ये 6 बार में कटेगा और 2 और 3, यानी ये 1/3 है। ये आएगा 3 बार में 5 और 3 बार में 12, 4 बार में 2 और 4 बार में 3, 2 और 2 यानी 5/3, 5 और 1 6/3 यानी कि 2। यानी कि ऐसा करने से कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। देखो तो क्या आंसर दिया है छठे का, जाके देखिए नीचे कोई, छठा का ए दिया है, हाय तरीके। ये तो गलत दिया है लोग, सी होगा बेटा इसका आंसर। चेंज कर लो बेटा, सी होगा इसका आंसर। इसमें कोई गलती नहीं किया हुआ है, सब करेक्ट। ठीक है ना बेटा, वॉल्यूम नहीं चेंज करेगा। एक और काम कर लेते हैं, एक और काम करते हैं। आप लोग मैथमेटिक्स तो जानते हो है ना, तो थोड़ा मुझे ये काम करके दिखा दीजिए तो, कि ये 2r है और ये हेक्सागन है, यहां से पकड़ में आ जाएगा। ये हेक्सागन है, इसका एरिया निकाल दीजिए मुझे कोई, और एक इसका एरिया कोई मुझे निकाल दो। क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन में वॉल्यूम का भी रोल होता है। एक मुझे इसका कोई एरिया निकाल दो। हो सकता है हम लोग से गलती हो। ये 60 डिग्री है और ये 150, और ये 2r है सब जगह। निकालो तो बेटा कोई, इसका भी एरिया निकाल कर मुझे बताओ और इसका भी एरिया निकाल कर बताओ, बताओ तो।
पहला का 6√3r² आएगा। आप एक चीज बताओ, लिखने में आपको दिक्कत हो रहा है, आप एक चीज बताओ, ऊपर वाले का ज्यादा आ रहा है कि नीचे वाले का ज्यादा आ रहा है, ये खाली बता दो। ऊपर वाले का ज्यादा आ रहा है कि नीचे वाले का ज्यादा आ रहा है? ज्यादा किसका आ रहा है ये खाली बता दो। यानी ऊपर वाला का कम आ रहा है। अरे दूसरा मत बोलो बेटा, ऊपर नीचे बोलो। ऊपर, अब फिर गड़बड़ा दिए, ज्यादा किसका आ रहा है? अरे ऐसे नहीं बोलो बेटा, सरफेस एरिया ज्यादा किसके आ रहा है? 150 वाले का। अब मनीष कह रहा है कि नीचे वाले का ज्यादा आ रहा है, ये हद है एकदम। क्रॉस चेक करो सब लोग, ऐसे में कैसे मैं जवाब दे पाऊंगा? एक काम आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं, वो भी गड़बड़ा देते हैं आप लोग। तो ऊपर वाले का ज्यादा है, ठीक है। अब आगे, अब देखिए, ठीक है, अब देखिए डेंसिटी क्या होता है। हम लोग एक ही चीज निकाले थे बेटा, डेंसिटी क्या होता है? Z इंटू एम बाई एन ए इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इजंट इट? हम लोग ये तो चेक कर लिए कि जेड दोनों केस में सेम है, लेकिन वॉल्यूम नहीं चेक किया। वॉल्यूम में बेस एरिया देखना होगा, तो बेस एरिया इस केस में ज्यादा है, यहां से यहां ज्यादा है, यानी वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब देखिए आंसर मिला के क्या है, हाँ तो हम लोग जेड को तो देखे थे कि जेड दो, चलो इसी बहाने सीख गए ना कि अगर ऐसा भी घुमाऊ फिराऊ किया जाए तो जेड कैसे उलट फेर होगा, ये भी सीख गए है ना। और ये भी सीख गए कि इसको भी ध्यान देना होगा, इसको इसलिए ध्यान देना होगा चूंकि सिलेंड्रिकल जो वो हेक्सागन बनता है इस तरह से, उसका बेस एरिया तो चेंज कर जाएगा, तो बेस एरिया चेंज कर जाएगा तो बाकी कुछ भी चेंज कर जाएगा आपको, है कि नहीं? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बना। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा मुश्किल है। 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7,
Question number 7, 8, 9. Question number 10. ये तो वही हो गया। Question number 7. If the edge length of the cube is 3.6 angstrom, then radius of carbon atom is, अब थोड़ा comprehension ऐसा है क्या, देख लेते हैं। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए पढ़ने के लिए। Only those atoms which form 4 covalent bonds produce a repetitive 3-dimensional structure using only covalent bonds. Diamond structure पढ़े हैं। The latter is based on an FCC lattice, where lattice points are occupied by carbon atoms. Every atom in this structure is surrounded by tetrahedral by 4 others. Germanium, silicon, and graphene also crystallizes in the same way as diamond. If edge length of the cube is 3.6 angstrom, then radius of carbon is देखो FCC का मतलब हो गया टचिंग कंडीशन कहां होगा, फेस डायगोनल के अलोंग, है ना, और फेस डायगोनल के अलोंग का नियम होता है फेस डायगोनल के अलोंग अगर टच करता है कहीं, आर 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 4r इज इक्वल टू 2a होता है, यहां से r हो जाएगा a बाई 2 एज लेंथ हमें दिया है 3.6 बाई 2 इंटू 1.41। तो देख लेता हूं, ये तो 1 से बड़ा हो जा रहा है, सही बात कह रहे हैं। सही में 1 से बड़ा आ रहा है। फिर से पढ़ के देखते हैं। देखते हैं एक और हिंट दिया है, एवरी एटम
in this structure is surrounded tetrahedrally by 4 other atoms. देखो मुझे पानी पीने दो तबीयत। डायमंड का क्वेश्चन तो मैं पहले भी कई बनाया हूं। अब क्या करना है? मैंने जो डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ रखा है वो ये कि डायमंड में कार्बन एटम एफसीसी अरेंजमेंट में होता है और इसके साथ साथ तो 4 एटम हो गए। इसके साथ साथ जो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं उसमें से 4 और कार्बन एटम से ऑक्युपाइड होते हैं। तो डायमंड का स्ट्रक्चर मैं यही पढ़ रखा हूं, ये मुझे हमेशा रोज याद रहता है। मतलब अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड इसमें ऑक्युपाइड होता है और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड इसमें खाली होता है। लेकिन एफसीसी का जो अरेंजमेंट है वो तो सही निकला है। चलिए ना आगे और बना के देखते हैं। 8 डेंसिटी ऑफ डायमंड क्रिस्टल इज, तो इसको बना के देखते हैं। डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है, तो 4 एटम यहां और 4 एटम यहां, 4 और 4 8 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू 3.6 10 मीटर 10 पावर -8 का होल क्यूब। ये कट जाएगा और ऊपर में 10 बन जाएगा। सोलो किया जाए। .6 into 6
इनवर्स 8 into 0.34। देखिए तो डेंसिटी में 0.34 करके कोई है चॉइस? लो ये लो, मुझे क्या हुआ कैलकुलेशन में गलती? सेवन पर हम आते हैं, ठीक है, हो सकता है कि उसका चॉइस ही गलत दिया हुआ। पहले देख लेते हैं कि 8 और 9 का ये लोग क्या किए। कुमुद, ठीक है, ये तो सब ठीक किया हुआ है। एवोगाड्रो नंबर इसके हिसाब से अगर चले तो डायमंड एफसीसी अरेंजमेंट में होता है 4 एटम ये हो जाएगा और 4 एटम अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड पर होता है। 4 4 8 जेड इंटू एम कार्बन पर 12 होता है, तो एवोगाड्रो नंबर इंटू दिस वन। एक बार और कर लेते हैं 3.6 ऊपर 10 चला जाएगा। थ्री 3.4 ग्राम पर सीसी आता है। डेंसिटी 3.4 ग्राम पर सीसी आता है। एक और मुझे बना दीजिए, टोटल नंबर ऑफ डायमंड यूनिट सेल्स इन 1.2 ग्राम ऑफ डायमंड, ये भी निकाल देंगे। 1.2 ग्राम डायमंड दिया हुआ है। एक डायमंड होता है ये नंबर ऑफ मोल आ गया इनटू एवोगाड्रो नंबर, टोटल इतना आइटम हो गया और एक यूनिट सेल में इतने आइटम, यही हमारा आंसर होना चाहिए। ये 10 हो जाएगा तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। 23 डिवाइडेड बाई 80 7.5 10 raised to the power 21 कोई है? नौमा का सी होना चाहिए। सब सही है, ये लोग गलत दिए हैं तो हम क्या करें, ठीक है। एट तो हो गया। देखो डायमंड का स्टोरी यही है, मैं 7 पे आ रहा हूं, 8 एंड 9 देख लीजिए। डायमंड का स्टोरी यही है, कहीं नोट भी कर लीजिएगा कि कार्बन खुद एफसीसी अरेंजमेंट में होता है, इसलिए एक यूनिट सेल में 4 आइटम हो जाएंगे और 4 टोटल उसमें 8 टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं, लेकिन उसमें से अल्टरनेट यानी कि हाफ ये ऑक्यूपाई करता है। तो 4 कार्बन आइटम यहां पर हो जाएगा और 4 टेट्राहेड्रल वाइड। 4 और 4 कितना हो गया? 8 हो गया। चार और 4 कितना हो गया? 8 हो गया। इसीलिए 3.6 8 हो गया। डेंसिटी निकालेंगे Z
into m by na into एज लेंथ का होल क्यूब। अब ये वाला पार्ट तो आप बना ही लेते हैं। 1.2 ग्राम में कितना कार्बन एटम है? तो 7 पर आ रहा हूं बेटा, 7 पर भी मैं आ रहा हूं। ये जो दिया हुआ है मास में ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर दी तो नंबर ऑफ मोल आ गया। नंबर ऑफ मोल के बाद एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो नंबर ऑफ एटम्स आ गया। और 8 एटम एक यूनिट सेल में होते हैं, 8 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएंगे। अब रहा क्वेश्चन 7। इफ एज लेंथ ऑफ द क्यूब इज 3.6 एंगस्ट्रॉम देन रेडियस ऑफ कार्बन एटम्स। देखो ये टेट्राहेड्रल वॉइड में भी एटम को रखे हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड वाला कंडीशन क्या होता है? एक ऊपर, एक यहां और एक यहां। यानी कि डायग्राम बनाइए तो ऐसे आता है। ये होता है 109 डिग्री का आधा, ये आर है, ये आर है और ये 2r। जब हम इसका ट्रायंगल बनाएंगे तो ऐसे कुछ आएगा। ये 2r आएगा और ये r आएगा और ये 54.4 आएगा। तो साइन 54.4 इज इक्वल टू यही ना दिक्कत है। दोनों एटम तो कार्बन ही है। दोनों तो कार्बन एटम ही है। हमें यहाँ दो तरह के एटम मिले, एक गेस्ट एटम और एक होस्ट एटम। उसी तरह से लेकर चलते हैं।
ये छोटा वाला आर लीजिए और ये बड़ा वाला आर लीजिए, तो ये आपको बड़ा वाला आर हो जाएगा और ये आर प्लस आर हो जाएगा। तो साइन 54.4 आर बाई आर प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, और साइन 44.5 को दिया है 0.8164 0.8164 आर बाई आर प्लस आर। कैपिटल आर हम लोग निकाल चुके थे थोड़े देर पहले, इसको कैपिटल आर ले लीजिए चूंकि वो क्रिस्टल बना रहा है। इसका वैल्यू आता है 3.6 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1.414 यानी कि 1.27। कैपिटल आर यही यहां पर रख दीजिए 1.27 आर प्लस 1.27। अब देखते हैं क्या आता है। आर प्लस 1.27 बाई 0.8164 तो 1.27 डिवाइडेड बाई 0.1864 0.8164 8164 ये आता है 1.555 और हो जाएगा 1.555 माइनस 1.27 0.2856। गलत किया हुआ है बाबू, गलत किया हुआ है। ठीक है, देखो यार मैंने ये माना है कि एफसीसी अरेंजमेंट में डायमंड होता है, खुद लिखा हुआ है। तो एफसीसी अरेंजमेंट में जब ये लिखा हुआ है तो एज लेंथ कार्बन के एटम को करस्पॉन्ड करेगा। कार्बन के एटम को जब करस्पॉन्ड करेगा तो मैक्सिमम साइज का एटम जो टेट्राहेड्रल वॉइड में रखा जा सकता है उसका साइज आता है 0.2856 एंगस्ट्रॉम, जो कि यहां नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कहिए कि लिखने वाला का मिस्टेक है, ये जो भी है मिस्टेक है यहाँ। ठीक है, 7। ठीक है, 7 में मिस्टेक है। मैं दोनों आर को अलग अलग लेकर के सोल्व कर दिया। मैक्सिमम जो साइज का रखा जा सकता है वो है 0.2856। ठीक है, चलिए ठीक है, आज यहाँ पे क्लास रोकते हैं, बाकी अगले दिन और क्वेश्चन लेंगे, ज्यादा नहीं है, 2 ही 3 क्वेश्चन है, कल लेकर के फिर इसको खत्म कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल।